हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मुनफेद खान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीष क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, गुणनखंड। आज मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशीष क्लासेज इंग्लिश के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। इस पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल या फिर ग्रामर के जो सेशंस होते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आशीष क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको सर्च कर सकते हो आशीष क्लासेज के नाम से, या फिर इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर के नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका सारा पीडीएफ आपको आशीष क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा दोस्तों फैक्टर्स। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इस बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। फिर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुणनखंड के टॉपिक से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या कह लो, या फिर आप इसको कुल गुणनखंड भी कह सकते हो कि कुल गुणनखंड आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कोई नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसके कुल गुणनखंड आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग दोस्तों टोटल फैक्टर्स। इंग्लिश में बोलेंगे टोटल फैक्टर्स। पहला ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं, आप लोगों से छोटी सी बात पूछी जा सकती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों से ज्ञात करवा सकता है। नाम देंगे दोस्तों प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। आप लोगों से पूछा जा सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड ओड फैक्टर्स, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों सम गुणनखंड। सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स। और आप लोगों से पूछा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, या इसको हम लोग नाम दे देंगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी का भी मल्टीपल। आप लोगों से किसी का भी मल्टीपल पूछा जा सकता है। कोई एक संख्या आपको दे दी जाएगी, मल्टीपल आपको पूछा जा सकता है। गुणांक आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीपल आपसे एक संख्या दे देगा, बोलेगा 12 के मल्टीपल यहाँ पे कितने आएंगे, 12 के गुणांक यहाँ पे कितने आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने बताए हैं। ये 6-7 सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और भी कुछ नई चीज़ें होंगी जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। इनके अलावा क्या एक्स्ट्रा बन सकती हैं चीज़ें, उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी बात समझाता हूं कि गुणनखंड एक्चुअल में होता क्या है, फिर हम लोग चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों मान लो मैं आपसे कह देता हूं एक नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया कि एक नंबर है 6। दोस्तों इसके दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है 6 के मल्टीपल, एक तो हो सकते हैं 6 के मल्टीपल यानी कि गुणांक, और एक हो सकते हैं 6 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, फैक्टर और मल्टीपल दोनों में क्या फर्क है उस बात को आप लोग समझिएगा। देखो 6 के मल्टीपल यानी कि गुणांक, यानी कि वो संख्याएं बताओ जिनमें 6 आता हो। तो देखो दोस्तों आप 6 का पहाड़ा बोल सकते हो, 6, 12, 18, 24, और इस तरीके से चलता जाएगा। देखो ये 6 गुणा 1 है, ये 6 गुणा 2 है, यहाँ पे 6 गुणा 3 दिया हुआ है, 6 गुणा 4 हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल है। आप 24 को लिख सकते हो 6 × 4। देखो 6 का मल्टीपल है 4, यहाँ पे 6 का मल्टीपल है, तो आपके पास 24 आ गया है। लेकिन दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में हमें जानना है। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 6 को 2 प्रकार से लिख सकते हो। आप कैसे
कैसे कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6 गुणा 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 3। देखो और कोई तरीका 6 को लिखने का आपके सामने नहीं है। हाँ, आप ऐसा जरूर लिख सकते हो 1 इंटू 6 या फिर 3 इंटू 2, ऐसा आप जरूर लिख सकते हो। तो देखो ध्यान दो, आपके पास यहाँ पे 4 चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 1 की, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, यानी कि ये 4 चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिली। 1 है, 2 है, 3 है, आपके पास 6 है। तो ये जो चारों की चारों संख्याएं हैं ये 6 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। 6 को गुणन के रूप में हमें लिखना है, वही इसके गुणनखंड होंगे। यानी 6 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन हो गए, 1, 2, 3 और 6। अब देखो इसकी सीधी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो भी नंबर आप लोगों को दिया जाता है, जो भी नंबर आप लोगों को दिया जाता है, उस नंबर में किस किस संख्या का भाग जा सकता है, आप ये चेक कर लीजिए। वही उसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे कि भाई किस किस से उसको डिवाइड किया जा सकता है। जिनसे भी उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है वो उस नंबर के गुणनखंड होते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, आपने 6 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो। देखो 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, 1 का भाग तो सभी में जाता है। उसके अलावा 6 में किस किस का भाग जा सकता है, आप कहोगे सर 2 का भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है, 6 में 4 का भाग भी नहीं जाएगा और 5 का भाग भी नहीं जाएगा। इसके अलावा 6 में 6 का भाग जा सकता है। तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 6 का भाग आपके सामने जा सकता है। तो ये चारों के चारों दोस्तों 6 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझने की बात यह थी कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस छोटी सी चीज को आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या तो मल्टीपल होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो दोस्तों, मान लो आप लोगों के सामने कोई एक नंबर दे दिया गया है। मैंने एक नंबर आपके सामने ले लिया 100। ये एक नंबर आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। इस नंबर के बारे में आपको बताना है कि 100 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। 100 के गुणनखंड आप लोगों को बताने हैं। तो देखो दोस्तों, आपने दिमाग लगाया कि 100 में किस किस का भाग जा सकता है। आपने कहा सर 100 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, इसके अलावा 5 का जाएगा, 6, 7, 8, 9 का नहीं जाता है, 10 का भाग चला जाएगा। और 10 से लेके 20 के बीच में कोई संख्या 100 को डिवाइड नहीं करती है, यानी इसके जस्ट बाद 20 ही आएगा। उसके बाद आपके पास 25 आ जाएगा, इसके बाद आपके पास 50 आ जाएगा और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, खुद 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे 100 के गुणनखंड आपके सामने हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कि 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूं कि भाई 100 के टोटल फैक्टर्स बताइए कि भाई टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 100 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे आपके सामने, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 अपने पास 100 के टोटल फैक्टर्स हो गए हैं। देखो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 100 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, अगर मैंने आपसे पूछा 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो नंबर आप लोगों को दिया गया है 100, इसको आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ के लिखना पड़ेगा और फिर उनको हम काउंट कर लेंगे। वही क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को बहुत सारी चीजें जानने के लिए प्राइम फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राइम फैक्टर ज्ञात करना हम सभी लोगों को आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों 100 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। मुझे बताओ ये सारी की सारी जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर हैं क्या, आप जानते हो। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं, अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। इसके अलावा बात करेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कुल मिला के हमें अभाज्य गुणनखंड अगर किसी संख्या के करने हैं तो वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस रूप में होने चाहिए। तो देखो दोस्तों इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा कि आप कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर आप किस तरीके से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया गया है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 100। आपने 100 को लिख लिया। उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, 100 को आपको डिवाइड करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग देना है जिसका भाग जाएगा। जैसे सबसे छोटी संख्या देखो 1 का भाग तो देना नहीं है। उसके बाद हमने बात की 2 की, हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। 2 का भाग आपने 100 में दिया, 50 टाइम्स ये चला गया है। अब देखो 50 में वापस से 2 का भाग जा सकता है, आप डिवाइड कर सकते हो, 25 हो जाएगा, आधा हो जाता है। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, संख्याओं को आधा करना। अब देखो 25 में 2 का
तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से भी ये डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 5 से आपने डिवाइड किया, 5 टाइम चला जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1। तो ये जो 100 आपका था, ये जो आपके पास 100 था दोस्तों, आप 100 को क्या लिख सकते हो, आप 100 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है आपके सामने। आप 100 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे 5 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए। आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 चौके 100 ही होता है। तो किसी भी संख्या के आपको अगर अभाज्य गुणनखंड करने हो तो आप इस प्रकार से उस संख्या को लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2 का भाग देना है, 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देना है, 4 का भाग आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से उस संख्या में 4 का भी भाग नहीं जाएगा। आप ये याद रखेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो संख्या कभी भी 2 के मल्टीपल से, या फिर मैं कहूं किसी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसी भी सम संख्या का भाग भी उसमें नहीं जाएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो देखो, अगर मुझे 100 के प्राइम फैक्टर बताने हो, यानी अभाज्य गुणनखंड मुझे बताने हो, तो आप यहां पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, यानी कि 100 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 4। तीसरे नंबर पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपको विषम गुणनखंड कभी भी बताने हैं, ओड फैक्टर्स आप लोगों को कभी भी अगर बताने पड़ जाएं, इस संख्या के विषम गुणनखंड आपको अगर बताने पड़े, तो देखो हमें करना क्या है, आपको इन सारे गुणनखंडों में से जो विषम है, जो ओड है, वो छांट लेने हैं। जैसे ये विषम है, और यहाँ पे 5 भी विषम है, और यहाँ पे 25 भी विषम है, तो ये 3 विषम है, 1 5 और 25, ये विषम हो गए। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास दोस्तों, 3 आ गई है। देखो चौथे नंबर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ सम गुणनखंड की, यानी कि इवन फैक्टर्स, हम बात कर रहे हैं इवन फैक्टर्स। अब मुझे बताओ, टोटल 9 है, विषम 3 है, तो सम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो अपने पास जो सम गुणनखंडों की संख्या आ गई है दोस्तों यहाँ पे, वो आ गई है 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ गुणनखंडों का योग क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे क्या होगा, तो देखो करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पास से सारे के सारे गुणनखंड दिए हुए हैं, सारे के सारे फैक्टर आप लोगों को दिए हुए हैं, आपको इनका सम करना है, आपको इनका योग करना है। देखो ध्यान दीजिए, मैं योग इनका कर रहा हूँ, जैसे 100 और 50 150, 175, 20 जोड़ोगे 195, 10 जोड़ोगे 205, और 5 210, और 4 214, और 2 216, और 1 217। यानी कि अगर मैं बात करूं गुणनखंडों की, गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो गुणनखंडों का जो योग है यहाँ पे वो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 217, 217 हमारे पास यहाँ पे योग आ जाएगा। तो दोस्तों एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तो एक छोटा सा नंबर हम लोगों ने लिया है, ये तो एक छोटा सा नंबर हम लोगों ने लिया है, इसकी जगह बहुत सारे बड़े नंबर आप लोगों को दिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे बड़े नंबर्स में हम लोग इस तरीके से उनका गुणनखंड निकालना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम किसी एक भी संख्या को भूल गए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इन सभी का एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपका ये कंप्लीट टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, इन चीजों को हम लोगों को ज्ञात किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने हमने एक नंबर लिया था 100, आपसे मैंने कहा कि भाई 100 के आप मुझे अभाज्य गुणनखंड बताइए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछता हूं कि इसके प्राइम फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना किस तरीके से सीखते हैं उस बात को आप समझ लीजिए। देखो जैसे आपको दिया गया 100, तो दोस्तों आप 100 को डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 2 से। 50 टाइम्स गया, फिर आप 52 को फिर डिवाइड कीजिए, 25 आ गया। अब देखो ये 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और फिर इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। लास्ट में 1 आ गया है तो आप इनको एज इट इज लिख दीजिए, यानी 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 5 आप इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा आगे हम बढ़ें, इसको थोड़ा सही तरीके से हम अगर लिखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, जैसे 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर। मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कभी भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोगों को ज्ञात करने पड़े तो जो भी ये नंबर्स आए इनको आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे दोस्तों कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी बड़ी संख्या में हम लोगों को ये चीज़ किस प्रकार से करनी है उसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर आप लोगों को दिया गया है आप उसको इस प्रकार से टुकड़े कर लोगे, जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो आपको ये घातें दी गई हैं इनका आपको योग करना है। यानी कभी भी आप लोगों को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप घातों का क्या कर दोगे, योग कर दोगे। जैसे यहाँ पे घात 2 है तो 2 प्लस यहाँ पे भी घात 2 है तो 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा सवाल है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मैंने कहा 360 इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, 360 के अभाज्य गुणनखंड बताइए कि भाई 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। देखो करना आपको कुछ भी नहीं है, आपको 360 को लिखना है। 360 को हम लोगों ने लिखा, सबसे पहले आप 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना ही होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए 180 आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से आप 2 का भाग दीजिए दोस्तों 90 आ जाएगा। फिर वापस से आप 2 का भाग दीजिए, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो नेक्स्ट नंबर हमारे दिमाग में 3 होना चाहिए। अगर 3 का भी भाग नहीं जाता है तो नेक्स्ट नंबर 4 नहीं होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए, क्योंकि जब किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से उस संख्या में 4 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का भाग दिया आपने 45 में, 15 या 45 होते हैं, वापस 3 का भाग यहाँ पे जा सकता है, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 300 के 6 आ जाएंगे। बाकी मैं इसको एक बार कॉन्सेप्ट के साथ लिखना चाहता हूं कि 360 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यानी 2 का यहाँ पे क्यूब है, इंटू देखो 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर है, इंटू 5 आ रहा है 1 बार तो 5 को लिख दो 1 टाइम। हमने बताया अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, घातों का योग करना होता है। तो जो भी ये घातें आप लोगों को दी हुई हैं आप इनका योग कर दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 + 2 + 1 आ जाएगा, यानी फाइनल जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो हमें कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद या तो आप उनको डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, या मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अभी घातों का योग हम लोग कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई 1680 आपको दे दिया, 1680 के प्राइम फैक्टर आप लोग मुझे बताइए, 1680 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो आपने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले आपने 1680 को लिखा, 1680 को हम लोगों ने लिखा, 2 का भाग देना हम लोगों ने शुरू किया, 2 8 16, 2 चौके 8, 840 आ गया। फिर 2 का भाग दोगे, आधा कर दोगे, 420 आएगा। फिर आपने 2 का भाग दिया, आधा कर दीजिए, 210 आ गया। फिर से 2 का भाग दिया, देखो 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे और यहाँ पे आएगा 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाने वाला, अब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 35 तिया 105 होता है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब इसमें देखो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग यहाँ पे जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि आप 1680 के अभाज्य गुणनखंड अगर करते हो तो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई आप 1680 को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि भाई 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है तो 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। मैंने बताया घातों का योग कर दीजिए, और जब आप घातों का योग यहाँ पे करोगे, जब आप यहाँ पे घातों का योग करोगे तो आपके पास आएगा 4 + 1 + 1 + 1, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो घातों से मैं इन चीज़ों को आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं एक नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा कि भाई आपको करना है 6 का क्यूब इंटू
15 का स्क्वायर, ये एक नंबर आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, प्राइम नंबर फैक्टर्स आप लोग बताइए यहाँ पे कि भाई प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टर ही इसको लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टर्स आपके इसके बताने हैं कि भाई प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने आपको बताया कि घातों का योग करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे घातों को ना जोड़ दीजिएगा कि 3 और 2 आंसर आ गया 5। 5 इस सवाल का आंसर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उससे पहले मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कि जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है उसको अभाज्य रूप में आप परिवर्तित करोगे। सबसे पहले इसे अभाज्य रूप में लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स के रूप में इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, ना तो 6 प्राइम नंबर है ना 15 प्राइम नंबर है, तो आप इनको प्राइम कैसे बना सकते हो। देखो आप जानते हो 6 इज नथिंग बट 2 इंटू 3 होता है, दोनों ही प्राइम है। 15 इज नथिंग बट 3 इंटू 5 होता है, ये भी दोनों ही प्राइम है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और इसका क्यूब आपको दिया हुआ है इंटू 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5 और आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर दिया हुआ है। देखो कभी भी आप लोगों के पास दोस्तों a गुणा b और इसकी पावर n दे रखी हो तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर n इंटू b की पावर n, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 है हमारे पास, 2 का क्यूब है इंटू 3 की पावर भी 3 है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया इंटू। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू ये 5 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखो दोस्तों सबसे पहले आप इसको शॉर्ट बना लीजिए, 2 का क्यूब है। मुझे बताओ अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम होता है तो पावर का सम हो जाता है। तो देखो 3 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल आ जाएगा 3 की पावर 5 और आगे आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2। तो अब ये जो संख्या आपके पास आ गई है ये किस रूप में आ गई है दोस्तों, ये प्राइम के रूप में आ गई है, अभाज्य के रूप में आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अगर प्राइम नंबर फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को अब अगर निकालने हैं तो आप सिर्फ घातों का योग कर दीजिए। 3 + 5 + 2, 3 + 5 प्लस में आ जाएगा 2, 3 5 8, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों 5 नहीं था, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने लिख दिया दोस्तों 24 है, इसकी पावर 5 है इंटू आपके सामने दिया हुआ है 75 और इसकी पावर दी हुई है आप लोगों को 8। इसके आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को बताने हैं कि प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास दो यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि 24 और 75 जो आप लोगों को दिया हुआ है क्या ये प्राइम है, ये बिल्कुल भी प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले आपको 24 को और 75 को प्राइम रूप में लिखना पड़ेगा, प्राइम रूप में यानी अभाज्य रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों आपको पता है कि 24 होता है मतलब 8 गुणा 3। अब 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब और 3 जानते ही हो ये एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 24 आ चुका है, 2 का क्यूब होता है 8 और ये 3 है तो 8 × 24 बिल्कुल लिख सकते हो। 75 होता है 25 × 75 यानी 3 आएगा एक बार और 25 में 5 का क्या आता है स्क्वायर आता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो आप ऐसे चीज़ों को सोच सकते हो, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे 24 है, ठीक है, आपने 2 का भाग दे के देखा 12 आया, फिर से 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर से आपने 2 से डिवाइड किया 3 आया और फिर से आपने 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। यानी 24 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसी प्रकार आप 75 के भी फैक्टर कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। 75 के भी हम लोग फैक्टर इजीली कर सकते हैं। ये 75 हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ है, इसके फैक्टर करने हैं, 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का देते हैं, 25 टाइम्स चला जाएगा। फिर आप 5 का भाग दोगे 25 में 5 बार, फिर से 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यानी 75 को आप लिख सकते हो दोस्तों 3 × 5 × 5, यानी 3 तो 1 टाइम आएगा और 5 कितने टाइम आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। तो देखो आप इनको थोड़ा सा सेट करके लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 24 को क्या लिख रहा हूँ कि भाई 2 का क्यूब है यहाँ पे और 3 जो है वो तो एक बार ही है, ये हो गया 24। अब इसकी पावर कितनी है 5 इंटू 75 को क्या लिख सकते हो 3 जो है एक बार है
इंटू 5 जो है आपका स्क्वायर में आएगा और इसकी पावर आप लोगों को दी हुई है 8। अब देखो एक बात को आप ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया है पहले क्लासों में बता चुका हूँ, यूनिट डिजिट में भी मैंने बताया था कि कभी आपके पास इस प्रकार से कोई डाटा जाए 2 का क्यूब है, इसकी पावर 4 है, तो घात के ऊपर जब भी घात दी हुई होती है आप लोगों को दोस्तों, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, यानी ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या घात के ऊपर घात है क्या? जब घात के ऊपर घात दी जाती है तो इनको आप गुणा कर सकते हो, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 की जो घात है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। 5 को 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा, यानी 3 की घात 5 ही आएगी। इंटू आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 की घात 8 आ जाएगी, 8 एकम 8, तो 3 की घात 8 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 8 16, यानी 5 की पावर जो है वो 16 आ जाएगा। सबसे पहले इनको सेट करके लिख लीजिए। देखो 2 तो यहाँ पे 15 बार ही दिया हुआ है बस, इंटू 2 आपको दिया हुआ है दोस्तों 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और इंटू में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 जो है वो 15 टाइम्स आपको दिया हुआ है, इंटू जो 3 है, देखो 5 घात यहाँ पे है, 8 घात यहाँ पे है, अगर आधार बराबर है तो क्या ये घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं। और देखो दोस्तों ये 5 की घात 16 आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसको आप लिख दीजिए एज इट इज। तो अब जो भी ये अपना क्वेश्चन था वो अभाज्य रूप में कन्वर्ट हो चुका है, प्राइम रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको अगर इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो अब आप आसानी से घातों का योग कर सकते हो। यहाँ पे आप घातों का योग नहीं कर सकते थे क्योंकि ये संख्याएं जो आप लोगों को दी हुई थी दोस्तों ये प्राइम बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहाँ पे घातों का योग हम लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग घातों का योग कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो आपको प्राइम फैक्टर अगर इसके बताने हैं तो ध्यान दीजिएगा, घातों को जोड़ दीजिए, यह जाएगा 15 प्लस 13 और प्लस में कितना जाएगा दोस्तों 16। देखो 15 और 13 28, 28 में जब आप 16 जोड़ दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 44। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्राइम फैक्टर वाली बात आप समझ पाए होंगे। अगर आप प्राइम फैक्टर वाली बात समझ पाए हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाने वाला हूं। देखो दोस्तों सेकंड नंबर पे पॉइंट हमारा बनता है वो होता है दोस्तों कुल गुणनखंड निकालना। कुल गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या भी मैं इसको नाम दे सकता हूं, गुणनखंडों की संख्या, यानी कि टोटल फैक्टर आप लोगों को बताने हैं, टोटल फैक्टर आप लोगों को बताने हैं। तो देखो वही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 100 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, आपने बताया था कि भाई 1 का भाग इसमें चला जाता है, 2 का, 4 का, उसके बाद 5 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 20 का, 25 का, 50 का और 100 का, इन संख्याओं का भाग चला जाता है। यानी 100 के जो टोटल गुणनखंड होते हैं अगर आप इनको काउंट करो दोस्तों तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे ही कोई बड़ी संख्या हम लोगों को दे दी जाएगी तो उस कंडीशन में हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उन सारी चीज़ों का मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट वे में मैं आप लोगों को लेके आ जाऊँगा। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, इस शॉर्टकट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगा सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को। देखो आपको मालूम है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, आप इस प्रकार से 100 को लिख सकते हो, ठीक है, आपने लिख दिया। सबसे पहले जो भी आपको दी गई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि कभी भी अगर हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या हम लोगों को बतानी है, टोटल फैक्टर हम लोगों को बताने हैं, तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घातों में, मैं लिख देता हूं यहां पे, घातों में एक जोड़कर, घातों में एक जोड़कर गुणा करना है, घातों में एक जोड़कर गुणा करते हैं हम लोग, और यहां से हमारे जो कुल गुणनखंड है या जो गुणनखंडों की संख्या है वो निकल कर आ जाती है। देखो सबसे अच्छा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है आपके सामने कि हम लोग घातों में एक जोड़कर गुणा करते क्यों हैं। पहले मैं आपको इस सवाल का आंसर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है तो भाई 2 में हम लोगों ने 1 जोड़ दिया, ठीक है, घात में हम लोगों ने 1 जोड़ दिया, फिर इस घात में भी आप लोगों को 1 जोड़ना है और इनको आपस में करना है आप लोगों को गुणा, यह जाएगा 3 गुणा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और देखो जब 3 गुणा 3 आप लोग करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9। जैसा कि आपने देखा था कि 100 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो 9 ही होते हैं क्या, घातों में एक जोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है
गुणा किया है। तो भाई एक्चुअल में हम ऐसा करते क्यों हैं, उस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखो आपके सामने एक नंबर था 100, आपने 100 को लिखा कि भाई ये हो जाएगा 100 जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। देखो एक्चुअल में ये जो 2 का स्क्वायर होता है ये क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई 2 का जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 4, और जो 5 का स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आपके सामने 25। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, 4 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप वो संख्याएं ढूंढ लीजिए जिनका 4 में भाग जाता है। जैसे आपके सामने है 1 है, और उसके अलावा 2 है, उसके अलावा 4 है, तो ये 4 के गुणनखंड हो जाएंगे। 25 की अगर मैं बात करता हूँ, 25 के गुणनखंड होंगे 1, 5 और 25, ये 25 के गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 का स्क्वायर है इसके गुणनखंड आपके सामने दे रखे हैं 1, 2 और 4, ये आप लोगों को दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 2 का स्क्वायर जो है इसके गुणनखंड और 5 का जो स्क्वायर है इसके गुणनखंड, जैसे मैंने लिखा 2 के स्क्वायर में आपके सामने एक तो आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 4, और जो 5 के हैं इसमें एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा आपके पास 5 और एक आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। देखो एक्चुअल में गुणनखंड बनते कैसे हैं, ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझिएगा। ये 1 से गुणा होगा, 1 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आपने 1 को 5 से गुणा करना है, तो जब आप 5 से गुणा करोगे 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। फिर आपको इसी 1 को किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, 1 इंटू 25 करोगे 25 आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब नेक्स्ट बारी आती है 2 की। 2 को आपने 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 आपके पास आ गया। फिर आपने 2 को 5 से गुणा किया, 2 पंजे 10 आपके पास आ गया। फिर आपने 2 को 25 से गुणा किया तो 25 दूनी 50 आपके सामने आ गया है। अब बारी आती है दोस्तों 4 की। 4 को सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 4 एकम 4 आपके पास आ जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 4 पंजे 20 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 25 चौके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये गुणनखंड दोस्तों निकल कर आते हैं। अब देखो इनको हमें समझना है कि भाई ये गुणनखंड आपके पास जो ये बन रहे हैं यहाँ पे, इनका क्या तरीका होगा, इसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। देखो एक बात आप समझना, ये जो आप लोगों को डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो आप लोगों को दिया हुआ है 1, 2, 4, क्या इस 1, 2, 4 को मैं 2 की घातों के रूप में लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। देखो किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 2 है तो 2 को लिख सकता हूँ 2 की घात 1, और ये जो 4 दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पे 5 को भी आप लिख सकते हो। ये जो 1 है इसको मैं 5 की पावर में लिखना चाहता हूँ तो लिख दूंगा 5 की पावर 0, फिर 5 को लिख देंगे 5 की पावर 1, और 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। देखो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, गुणनखंड जब बनते हैं, जब ये सारी संख्याएं आपस में क्या होती हैं, गुणा होती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि घातें तो आपको 2 दिखाई दे रही थी। आपने यहाँ पे जो देखा वो ये देखा कि घातें तो आप लोगों को यहाँ पे 2 दिखाई दे रही थी, लेकिन एक्चुअल में जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 1, 2 और 3 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देखो ये 2 घातें ही हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। जो घात 0 है, ये जो घात 0 है ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम करते क्या है, जो भी घात आपको दी हुई होती है उस घात में हम लोग कितना ऐड कर देते हैं दोस्तों, 1 ऐड कर देते हैं। यानी जो पावर 0 है, ये जो पावर 0 है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। यहां पे भी हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ये भी आ जाएगा 2 + 1 यानी 3 × 3। और इस क्वेश्चन के जो गुणनखंडों की संख्या जाएगी, जो कुल गुणनखंड आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 9 आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे कि घातों में 1 जोड़ के हम लोगों को करना क्या है, गुणा करना है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो दोस्तों आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है कि भाई आपको बताना है 3360 के गुणनखंडों की संख्या। 3360 के गुणनखंडों की संख्या आप लोगों को बतानी है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले तो आपको 3360 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। 3360 आपको दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले आपने भाग दिया 2 का भाग दिया। देखो 2 एकम 2,
एक बच जाएगा 13, 2 छिक्की 12, एक बच जाएगा 16, 2 8 16 और 0 तो है ही। और इसके हमने अभी जस्ट किए थे थोड़ी देर पहले, 2 का भाग दोगे आधा कर दोगे 840 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे आधा कर दोगे 420 आ जाएगा, फिर से आपने 2 का भाग दिया आधा करना है 210 आ जाएगा, फिर से आपने 2 का भाग दिया आधा करना है 105 आ जाएगा। अब देखो 105 में 2 का भाग नहीं जाने वाला, तो इसमें आप 3 से डिवाइड कीजिए, सबसे पहले आएगा 35, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि जो 2 है वो लगातार कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी कि 3360 को हम एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। इसके अलावा एक बार 3 आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है और एक बार कौन आ रहा है, आपका 7 आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया। आपने 3360 को सबसे पहले किस रूप में लिख लिया दोस्तों, प्राइम रूप में लिख दिया, अभाज्य रूप में लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, अपने को तो निकालना है गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर हम लोगों को ज्ञात करने हैं, टोटल फैक्टर। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं कि घातों में एक जोड़कर गुणा कर दोगे आप, घातों में एक जोड़कर आपको गुणा करना है। जैसे यहाँ पे घात है आपके पास 5, तो 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे घात है 1, इस 1 में भी 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे घात है 1, इस 1 में भी 1 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे भी घात 1 है, इस 1 में भी 1 जोड़ दीजिए। तो आपके पास निकल के आ जाएगा, देखो ये 6 आएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, नेक्स्ट ये भी आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। जब गुणा करोगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कि 3360 के गुणनखंडों की संख्या अगर हमें बतानी है तो वो आ जाएगी हमारे पास 48। अगर मैं आपसे पूछता कि 3360 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, प्राइम फैक्टर बताओ, तो कुछ नहीं करना होता, घातों को सिर्फ जोड़ना होता है, 5 और 1 6, 7 और 1 8, तो 8 अभाज्य गुणनखंड टोटल 3360 के आपके पास आ जाते। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुणनखंडों की संख्या की। देखो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं घातों वाला, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि 12 की घात 3 है इनटू आप लोगों को दे रखा है 50 और इसकी घात दे रखी है 4, कि भाई इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या आप लोगों को बतानी है, गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर बताने हैं। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, टोटल फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स को सेट करना पड़ेगा। एक तो आपके पास है 12, 12 को मैं जानता हूं 4 तिया 12 होता है, और 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, और इंटू 3 तो आएगा ही, तो हो गया ना 4 तिया 12। देखो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 तिया 12। 50 को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 25 दूनी 50 होता है, यानी एक बार तो इसमें 2 आएगा और 5 आएगा। दोस्तों कितनी बार 5 आ जाएगा, 2 बार यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले इनको आप लिखने की कोशिश कीजिए। 12 को आपने लिखा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 आपको दी हुई है 2 का स्क्वायर, और इसकी भी ऊपर घात कितनी है, 3 है। आगे बढ़ते हैं, 50 को आप लोग लिखोगे कि भाई 2 की घात 1 है गुणा 5 का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, और इसकी भी घात आपको कितनी दी हुई है, 4। मैंने बताया घात के ऊपर कभी भी घात आ जाए तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे आप चीज़ें इस प्रकार से लिख सकते हो, 3 दूनी 6, यानी 2 की जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ पे देखो 1 को 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो 1 4 से गुणा होगा तो 4 एकम 4 आएगा, यानी 2 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 को 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी 5 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। सबसे पहले सेट करके लिख लीजिए। देखो 2 की घात 6 यहाँ पर है, 2 की घात 4 यहाँ पे है, आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 6 और 4 10 हो जाएगी, यानी 2 की जो पावर है टोटल 10 हो गई, और 3 की घात 3 है, और आपको दिया हुआ है 5 की घात 8 है। आपसे पूछा है टोटल फैक्टर। देखो कभी भी आप लोगों को टोटल फैक्टर अगर ज्ञात करने हो तो टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए घातों में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। ये घात आपको दी हुई है दोस्तों यहाँ पे 10, 10 में आप 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे घात आपको दी हुई है 3, 3 में आप 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको घात दी हुई है 8, और 8 में भी आप क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1 9। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आएगा 11 चौके 44, 44 गुणा 9 आपको करना है। तो देखो 9 चौके 36 और 9 चौके 36, यह आ जाएगा 396।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो यहाँ पे आएगा, देखो 9 चौके 36 का 6 का हासिल आई 3, 9 चौके 36 और 3 39 होते हैं। तो भाई 396 जो अपने पास टोटल गुणनखंड है वो इस एक्सप्रेशन के, जो आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसके गुणनखंडों की संख्या जो आ गई है वो कितनी आ गई है दोस्तों, 396। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि मैंने आज आपको 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला पॉइंट पढ़ाया है मैंने कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आप किस प्रकार से ज्ञात करते हो। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। मैं सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल और जो अच्छे केट में आया हुआ सवाल मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे सवाल डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा अभी 3 चीजें हम लोगों को पढ़ना इसमें बाकी है। देखो अभी हमें पढ़ना है ओड फैक्टर्स किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ओड फैक्टर्स को हम लोगों को समझना है, इवन फैक्टर्स को हम लोगों को समझना है। इवन फैक्टर्स आप लोगों को किस प्रकार से, सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में हमें जानना है कि गुणनखंडों का योग हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये सारी चीजें। और मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स हम लोगों को सीखना है कि भाई किसी भी फैक्टर के मल्टीपल अगर ज्ञात करना हो तो किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत धमाकेदार सेशन वो होने वाला है। तो अगर आपको आज का वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।